गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मेरे चैनल के माध्यम से अकाउंट स्टेट दोनों विषय सीख रहे हैं, जिसमें अकाउंट विषय में दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 पूरा करवा दिया है और पार्ट 2 में हम सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, बार बार मैं कहता हूं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और उस महत्वपूर्ण चैप्टर में भी अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी अब हमारे सिर्फ 3 प्रश्न बाकी है। प्रश्न तो 2 ही बाकी है, 9वां और 10वां, और एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 14। ये 3 प्रश्न बाकी है और तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 3 प्रश्न में से ही कोई एक प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और आपको भी इन्हीं 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो उदाहरण नंबर 14 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है या क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 3 प्रश्न ही ऐसे हैं जिसमें कि पूरा का पूरा वार्षिक हिसाब तैयार करना है। यानी आपको लाभ हानि पत्रक भी तैयार करना है और कंपनी का पक्की तलपट भी तैयार करना है। इसके लिए 3 प्रश्न संपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें पूरा वार्षिक हिसाब तैयार करना है। कौन कौन से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उदाहरण नंबर 14 और स्वाध्याय 3 का प्रश्न नंबर 9 और 10। और ये तीनों प्रश्न में से ही कोई एक प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और आपको भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको एकदम अच्छी तरह से करना है। और उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने जितने प्रश्नों को सीखा है उससे आसान लगेगा आपको ये, क्योंकि अभी तक जो हमने प्रश्नों को सीखा ये आसान लगी, इसके लिए हम उसे सीख रहे थे, प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे पक्की तलपट का संपत्ति वाला पक्ष हमें याद हो, कैसे पक्की तलपट का दायित्व वाला पक्ष हमें याद हो और लाभ हानि पत्रक का नमूना हमें कैसे याद हो। उन सब की प्रैक्टिस करने के लिए बाकी प्रश्नों को हमने हल किया था। एक बार खाली आपको लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट का नमूना अच्छी तरह से याद कर लेना है, और वो नमूना साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब के नमूने से तो आसान ही है। हाँ, बस फर्क ये है कि वो आपने 11वीं में भी सीखा था और ये आपने 11वीं में नहीं सीखा। तो इन दोनों नमूनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और इन 3 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कर लेंगे 2 से 3 बार, तो आपका 11 मार्क्स पक्का हो जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। तो इसके लिए ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो उदाहरण नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 9, 10 कब करने वाले हैं तो वो भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कल के लाइव लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और परसों के लाइव लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और दोनों लेक्चर का जो समय होगा वो सुबह 9:40 से 10:20 का होगा। तो आप तैयार रहिएगा। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिसके मेरे सभी वीडियो और लाइव लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसलिए कल याद रखिएगा समय 9:40, सुबह 9:40 से 10:20 क्वेश्चन नंबर 9, और परसों 9:40 से 10:20 क्वेश्चन नंबर 10। ये हम लाइव लेक्चर के माध्यम से करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं उदाहरण नंबर 14। तो क्या है उदाहरण नंबर 14? तो पेज नंबर 145, उदाहरण नंबर 14 हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर। तारीख 31/3/17 के दिन शिवम लिमिटेड की सकल तलपट निम्नलिखित है। सकल तलपट दिया हुआ है जैसे वार्षिक हिसाब में दिया होता है। विवरण, उधार जमा, माल सामग्री, स्थायी संपत्ति दृश्य, 5000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 100 का, बिक्री, अन्य उपज, कर्मचारी लाभ के खर्च, दीर्घकालीन उधार ली रकम, वित्तीय लागत, व्यापारी देना, व्यापारी लेना, रोकड़ और बैंक शिल्लक, घिसाई, बेचे माल की लागत, बिन चालू विनियोग, और पीछे छोटा सा एक लाइन और दिया हुआ है दोस्तों, कोशिश करूंगा कि वो भी आपको दिखाई दे। यस, अतिरिक्त जानकारी में करवेरा का प्रावधान 80,000, ये समायोजन है। करवेरा का प्रावधान 80,000 ये समायोजन है। तो समायोजनों की कितनी असर होती है? 2 असर। समायोजन ऐसे आते नहीं है, यही एक समायोजन मुश्किल से या अंतिम स्टॉक का 1 या 2 समायोजन आएगा, वो इजी है एकदम। करवेरा का प्रावधान ऐसे हम लोग कहाँ कहाँ लिखते हैं? तो एक लाभ हानि पत्रक में लास्ट में माइनस करते हैं करवेरा का प्रावधान, और दूसरी असर पक्की तलपट में दायित्व वाले पक्ष में, चालू दायित्व में अल्पकालीन प्रावधान में करवेरा का प्रावधान लिखा जाता है। करना क्या है? तो नीचे लिखा है कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 के अनुसार कंपनी का वार्षिक हिसाब तैयार करना है। तो कंपनी के वार्षिक हिसाब के लिए आप देख सकते हैं, अब आपकी स्क्रीन पर से प्रश्न चला जाएगा। वार्षिक हिसाब के लिए मैंने क्या किया है? तो शिवम लिमिटेड का तारीख 31/3/17 का लाभ हानि पत्रक, विवरण, रकम, और उसके बाद शिवम लिमिटेड का तारीख 31/3/17 के दिन का पक्की तलपट, विवरण, रकम, वापस विवरण, रकम आपका एक पेज में ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपकी फुल स्केप की नोटबुक में 25 से 30 लाइन होता है। तो एक पेज का लाभ हानि पत्रक और एक पेज का पक्की तलपट, आराम से 2 पेज में आपका वार्षिक हिसाब जैसा प्रश्न आसानी से 2 पेज में पूरा हो जाएगा।
ठीक है। अब ये प्रश्न को हल करने से पहले मैं एक बार आपको शीर्षक, सिर्फ मुख्य शीर्षक जो है वो याद दिला दूं। तो लाभ हानि पत्रक में अलग अलग 7 शीर्षक थे। पहला कामकाज में से उपज बिक्री, दूसरा अन्य उपज, दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 को तो नंबर 3 मिलता है कुल उपज। उसके बाद घटाओ अलग अलग खर्च, तो खर्च में सबसे पहले माल की खरीदी या माल का लागत, उसके बाद स्टॉक परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारी लाभ के खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित अन्य खर्च, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें नंबर 4 मिलेगा कुल खर्च। फिर नंबर 5 आयकर से पहले का लाभ, नंबर 3 माइनस नंबर 4, और नंबर 6 घटाओ नंबर 6 आयकर का प्रावधान, और फिर नंबर 7 आयकर घटाने के बाद का शुद्ध लाभ। उसके बाद पक्की तलपट की अगर बात करूं तो पक्की तलपट में क्या क्या आता है दोस्तों, तो 2 मुख्य शीर्षक आता है। इस तरफ इक्विटी दायित्व, इक्विटी और दायित्व, और दूसरा मुख्य शीर्षक अगर आपने एक ही पेज का बनाया होगा तो लगभग 15 लाइन छोड़कर आधे पेज के बाद आप लिख सकते हैं संपत्तियां। एक पेज में आराम से आपका आ जाएगा, इसलिए आपको 2 बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो आधे पेज को छोड़कर फिर संपत्तियां लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरे पास जगह की कमी है तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं संपत्तियां। उसके बाद इक्विटी और दायित्व में शीर्षक कितने होते हैं, तो इक्विटी दायित्व में 3 शीर्षक। पहला वाला शेयर धारकों का फंड या भंडोल, उसके अंदर 2 आते हैं तो 2 लाइन लगभग छोड़ देना है। दूसरा बिन चालू दायित्व, बिन चालू दायित्व के अंदर 3 है तो 3 लाइन जितना छोड़ देना है। और तीसरा चालू दायित्व, चालू दायित्व के अंदर भी 3-4 आएंगे तो इसमें भी 3-4 लाइन छोड़ना है। फिर यहां लिखेंगे और लास्ट में हमारा आएगा कुल योग। उसी तरह से संपत्तियों में पहला बिन चालू संपत्ति, 4 अलग अलग इसमें उप शीर्षक होते हैं तो 4 लाइन लगभग छोड़ना है। दूसरा चालू संपत्ति, उसमें 6-7 अलग अलग उप शीर्षक आते हैं। ऐसे सब नहीं आएंगे, जब पूरा एक वार्षिक हिसाब रहेगा तो सभी के सभी उप शीर्षक नहीं आएंगे, ठीक है। और पहले की अपेक्षा आसान भी होगा। और फिर लास्ट में यहाँ पे कुल योग। दायित्व का जो कुल योग है वो संपत्ति के कुल योग दोनों बराबर आना चाहिए, आपको पहले से मालूम है, तभी हमारा पक्की तलपट गाणितिक दृष्टि से सही है ऐसा माना जाएगा। आपको क्या करना है, आपका एक पेज में आराम से आने वाला है, तो जैसे ही ये कुल योग पूरा हो 15 लाइन के बाद आप वापस वो चालू कर सकते हैं। कितना कितना लाइन छोड़ना है तो बता ही दिया, जितना जितना उपशीर्षक है उतना उतना उसके अंदर लाइन छोड़ना है। सभी के सभी आएंगे भी नहीं, फिर भी उतना छोड़ देंगे तो आप क्या रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि जगह कम पड़ेगा ज़्यादा पड़ेगा। जितने जितने उपशीर्षक, इसके अंदर 2 उपशीर्षक है 2 लाइन, इसके अंदर 3 है तो 3 लाइन, इसके अंदर 4 है तो 4 लाइन, इसके अंदर 5 है तो 5 लाइन, इसके अंदर 6 है तो 6 लाइन, ऐसे छोड़ देना है। तो आसानी से लगभग 19 उपशीर्षक है तो 19 लाइन, उसके बाद 5 शीर्षक है तो 19 और 5 24 लाइन, और 2 मुख्य शीर्षक यानी 26 लाइन। तो आराम से एक पेज में आपका पक्की तलपट आ सकता है। यहाँ पर क्या क्या शीर्षक थे लाभ हानि पत्रक में, तो नंबर 1 कामकाज में से उपज, बिक्री, ये आपको लिखना ही है। और नंबर 2 ये दोनों लाइन से होना चाहिए इसलिए दोनों को लिख दे रहा हूँ, अन्य उपज। इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा नंबर 3 कुल उपज। उस नंबर 3 के बाद घटाओ अलग अलग खर्च, वो ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, तो वो हम अब बारी बारी से करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा फॉर्मेट लाभ हानि का पत्रक और पक्की तलपट का जो फॉर्मेट है वो बना दिया है। उसके जो मुख्य शीर्षक है और शीर्षक है वो मैंने लिख दिया है। अब हम बारी बारी से प्रश्न को हल करते हैं। ये अभी कुछ भी नहीं किया, आप ऐसा देखिए, घबराइए मत कि सर ने तो बहुत कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया। आप ध्यान से देख सकते हैं, अभी मैंने कोई रकम नहीं लिखा है, खाली दोनों मुख्य शीर्षक का नाम लिखा है, इक्विटी दायित्व और संपत्तियां, और 5 शीर्षक जो है वो नाम लिखा है मैंने। कौन कौन से 5 शीर्षक, शेयर धारकों का फंड, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व, और इस तरफ बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। और लाभ हानि पत्रक में कामकाज में से उपज बिक्री, अन्य उपज, और उन दोनों को जोड़कर कुल उपज। अब शुरू से हम बारी बारी से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो जिस मुख्य शीर्षक या शीर्षक में आएगा, पहले तो हम देखेंगे कि लाभ हानि पत्रक में आएगा कि पक्की तलपट में आएगा, और उसके बाद डिसाइड करना है कि किसके अंदर आएगा, किस शीर्षक में आएगा और उसका उप शीर्षक क्या होगा। तो सबसे पहला है उसमें
माल सामग्री, उधार शेष दिया हुआ है माल सामग्री, तो आपको याद है माल सामग्री किसमें आता है, तो चालू संपत्ति में, उसका उपशीर्षक का नाम ही है माल सामग्री। तो चालू संपत्ति में जाकर ऐसे एक डॉट कर सकते हैं, माल सामग्री। तलपट की एक ही एंट्री होती है, डायरेक्ट आपको लिख देना है माल सामग्री कितना है, 1,10,000। माल सामग्री के बाद क्या है दोस्तों, स्थायी संपत्ति दृश्य। तो स्पष्ट लिखा है स्थायी संपत्ति दृश्य किसमें आता है, तो बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति और उसमें भी डैश करके दृश्य कितना है, तो वो है 8 लाख। इनर कॉलम में लिख देंगे 8 लाख। उसके बाद 5,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹100 के इक्विटी शेयर है, तो किस में आएगा, शेयर पूंजी में। तो ये रहा शेयर धारकों का फंड, उसमें पहले शेयर पूंजी और शेयर पूंजी के अंदर डैश करके इक्विटी शेयर। कितना है इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर है 5 लाख, तो ऐसे लिख देना है। उसके बाद बिक्री, आपको अच्छे से पता है बिक्री किसमें आएगा, लाभ हानि पत्रक में सबसे ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1, कामकाज में से उपज बिक्री। कितना दिया हुआ है बिक्री, 7,50,000। और ठीक उसके नीचे डायरेक्ट दिया हुआ है अन्य उपज। कितना दिया हुआ अन्य उपज, 20,000। तो यहाँ 20,000, इन दोनों को जोड़ भी दे रहा हूं, तो 7,50,000 और 20,000 7,70,000। ये हमारा तीसरा स्टेप भी मिल गया, कुल उपज। अब अन्य उपज के बाद दिया है कर्मचारी लाभ के खर्च। तो यहां घटाओ में खर्च में एक लाइन छोड़ दे रहा हूं माल की लागत लिखने के लिए, कर्मचारी लाभ के खर्च। डायरेक्ट ये शीर्षक ही है, आपको याद होगा, तो ये उपशीर्षक ही है डायरेक्ट, तो हमें और इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट शीर्षक का नाम ही दिया हुआ है, कर्मचारी लाभ के खर्च 1,30,000। इसलिए कहा मैं कि वार्षिक हिसाब आपको ज्यादा आसान लगेगा। दीर्घकालीन उधार ली रकम, आपको याद आ रहा होगा, ये भी हमारे उपशीर्षक का नाम है। पक्की तलपट में बिन चालू दायित्व और बिन चालू दायित्व में एक आता है दीर्घकालीन, पहला वाला ही आता है, दीर्घकालीन उधार ली रकम। दीर्घकालीन उधार ली रकम डायरेक्ट उपशीर्षक का नाम है, इतना उम्मीद करता हूं कि आपने याद रखा होगा। दीर्घकालीन उधार ली रकम कितना है, 3,50,000। उसके बाद वित्तीय लागत, ये भी खर्च का ही नाम है, डायरेक्ट उसका हेडिंग का ही नाम है, शीर्षक का ही नाम है वित्तीय लागत, जिसमें ब्याज वगैरह आता है, डायरेक्ट दिया हुआ है तो और अच्छी बात है। वित्तीय लागत कितना दिया हुआ है, वित्तीय लागत तो 17,500। वित्तीय लागत के बाद है दोस्तों व्यापारी देना। अब व्यापारी देना और व्यापारी लेना में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि संपत्ति वाले में यानी चालू संपत्ति में आएगा कि चालू दायित्व में। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसकी शेष देख लीजिए, उधार शेष है कि जमा शेष। उधार शेष वाला है तो संपत्ति में आएगा और जमा शेष वाला है तो दायित्व में आएगा। तो व्यापारी देना की कौन सी शेष है, जमा शेष है, तो इसका एक शीर्षक आता ही है व्यापारी देना, उपशीर्षक। तो व्यापारी देना कितना है, व्यापारी देना तो व्यापारी देना है 1 लाख। फिर है व्यापारी लेना, उधार शेष दिया हुआ है, चालू संपत्ति में आता है व्यापारी लेना, तो चालू संपत्ति में लिख देंगे व्यापारी लेना। कितना है व्यापारी लेना, तो व्यापारी लेना है 40,000। चलिए व्यापारी लेना हो गया। व्यापारी लेना के बाद है रोकड़ और बैंक शिल्लक। रोकड़ और बैंक शिल्लक भी किसमें आता है, चालू संपत्ति में, जिसका हेडिंग होता है रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। उसके अंदर डैश करके रोकड़ और बैंक शिल्लक। कितना है रोकड़ और बैंक शिल्लक, 60,000। उसके बाद घिसाई, वो भी खर्च का एक शीर्षक का ही नाम है, घिसाई और अपलिखित। यहां लिख देंगे घिसाई और अपलिखित। उसमें घिसाई कितना है, घिसाई है 22,500। उसके बाद है बेचे माल की लागत। बेचे माल की लागत या खरीदी, तो सबसे ऊपर मैंने उसके लिए जगह छोड़ा ही था, बेचे माल की लागत। ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बेचे माल की लागत कितना दिया हुआ है, 4 लाख। उसके बाद बिन चालू विनियोग लिखा ही हुआ है, बिन चालू विनियोग। तो बिन चालू विनियोग बिन चालू संपत्ति में बिन चालू विनियोग, यानी जगह कभी भी कम नहीं पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सबके सब में आने वाला भी नहीं है। बिन चालू विनियोग कितना है, 1,40,000।
इस तरह से सकल तलपट की हमने सारी एंट्री कर दी। अब सिर्फ एक समायोजन बाकी है कि करवेरा का प्रावधान कितना करना है दोस्तों, 80,000। उसकी दो असर कहाँ कहाँ पे, तो करवेरा का प्रावधान डायरेक्ट रकम दिया है 80,000, तो चालू दायित्व में आएगा अल्पकालीन प्रावधान। आप उत्तर में देखेंगे तो उन्होंने अल्पकालीन जिम्मेदारी लिखा है, लेकिन अल्पकालीन प्रावधान में आता है वो, तो आप लिखिएगा अल्पकालीन प्रावधान। इसके अंदर आएगा करवेरा का प्रावधान कितना है 80,000, ये एक एंट्री। और दूसरा यहाँ पर जब हम आयकर से पहले का लाभ निकालेंगे तो उसमें से हम माइनस करेंगे। तो अब हमारा पूरा हो गया है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो कुल उपज हमारा है 7,70,000 और कुल खर्च को जब हम जोड़ेंगे तो 5,70,000। इन सबको जोड़ने पर 5,70,000 क्या कहलाएगा दोस्तों, तो ये नंबर 4 कहलाएगा। कुल खर्च 5,70,000। अब नंबर 5 आयकर से पहले का लाभ। आयकर से पहले का लाभ, उसके लिए क्या करना है, तो नंबर 3 माइनस नंबर 4। आयकर से पहले के लाभ के लिए क्या करना है, नंबर 3 माइनस नंबर 4। नंबर 3 में कितना था 7,70,000 यानी कुल उपज, और नंबर 4 कुल खर्च कितना है 5,70,000। 7,70,000 में से 5,70,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 लाख। और फिर माइनस नंबर 6 आयकर का प्रावधान। आयकर का प्रावधान कितना, तो 80,000। आयकर का प्रावधान कितना है दोस्तों 80,000 जो समायोजन में दिया है, और फाइनल आंसर आएगा 1,20,000। ये आएगा आपका लास्ट 7वां स्टेप, आयकर के बाद का शुद्ध लाभ। आयकर के बाद का शुद्ध लाभ। अब ये शुद्ध लाभ हम लोग 11वीं 12वीं में क्या करते थे, पूंजी में जोड़ा करते थे, तो बस अभी भी वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखना है शेयर धारकों के फंड में अनामत और आधिक्य, तो उसमें अनामत में लाभ हानि। लाभ हानि खाते से लेकर आए हैं तो लाभ हानि की जमा शेष कहलाएगी, क्योंकि लाभ आया है। तो लाभ हानि कितना 1,20,000। तो इस तरह से हमारा लाभ हानि पत्रक भी पूरा हो गया, पक्की तलपट भी पूरा हो गया। अब हम योग कर देते हैं सभी शीर्षकों का, तो 5 लाख और 1 लाख 6,20,000। 5 लाख है और ये 1,20,000 तो 6,20,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 3,50,000 वैसे का वैसा। यहाँ पे भी 2 ही नाम आया है 1,00,000 और 80,000, 1,80,000। मैंने कहा ना दोस्तों पहले से बहुत आसान हो गया है, और सभी शीर्षक उपशीर्षक के नाम भी नहीं आएंगे। देखिए कितना जगह बच गया है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 6,20,000 और 1,80,000 जोड़ेंगे तो दोस्तों 8 लाख, 8 और 3 11,50,000। इस तरफ 8 लाख और 1,40,000 9,40,000 और 1,10,000 और ये दोनों मिलाकर 1 लाख यानी 2,10,000। तो 9,40,000 और 2,10,000 जोड़ेंगे तो 11,50,000। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन, 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरण नंबर 14 पूरा हो गया है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा और होमवर्क के रूप में इसी को फिर से एक बार स्वयं हल करिएगा, और इसको कैसे भी करके आप सीख लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सीखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नमूना आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भविष्य में आपको ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से या मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अकाउंट और स्टेट में ऐसे ही आगे के चैप्टर सीखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।